जो व्यक्ति 19 साल से 5 बार का सांसद है, उसके बारे में सब कुछ नेगेटिव कैसे हो सकता है? सरकार के बारे में जो सबसे मुखरता से बोलते हैं, उनको सरकार के बारे में कुछ बोल दीजिए, फिर आप उनको चुप कराना मुश्किल है। भगवा विचारधारा को लेकर के कुछ कहा गया है ऐसा कि जिससे ये जो नैरेटिव है उसको आप काउंटर करना चाहें? अगर आप गोरखपुर में जाएंगे तो हर मठ मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें होती हैं ना, ऐसे कुछ सामान मिलता है, कुछ खिलौने मिलते हैं, खाने की चीज़ होती है। करीब 150 ऐसी दुकानें, जिसमें से आधी दुकानें वहाँ मुसलमानों को दे रखी हैं और मुसलमान उस दुकानों को चलाते हैं। उनके जो टेम्पल प्रांगण है, जो पूरा मठ का प्रांगण है, उसका जो चीफ कॉन्ट्रैक्टर है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा, तो योगी इतना ठोक के कहते हैं तो मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा और मैं 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश से दूंगा। योगी आदित्यनाथ और आज की पर्सनालिटी में ये क्या अंतर, कैसा अंतर आप देखते हैं? मुख्यमंत्री नहीं थे तब योगी आदित्यनाथ, ये बाबा की जादुई छिट्टी है। अगर ये छिट्टी हाथ में है तो डीएम काम करेगा ही करेगा, चाहे नेताजी की सरकार हो चाहे बहन जी की सरकार हो। मतलब उनका इतना दबदबा था कि अगर उन्होंने चिट्ठी लिख दी तो डीएम को काम करना पड़ेगा, सीडीओ काम करना पड़ेगा, एसपी को कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। तो वो जो 5 साल का उत्तर प्रदेश था, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वो बहुत इतर है। नमस्कार, जागरण मंथन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ इस शो में जो मेहमान हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। इन्होंने बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर स्विट्जरलैंड में काफ़ी वक्त बिताया, काम किया, फिर कॉर्पोरेट कल्चर को छोड़ करके वापसी की भारत में, और अब जो बेस्ट सेलिंग पॉपुलर ट्रायोलॉजी ऑन उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर जो किताबें लिखी हैं उसको लेकर बहुत चर्चा और सुर्खियों में है। हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते स्मृति जी। ये जो ट्रायोलॉजी है, नाम भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे जो कि हम बात भी कर रहे थे, द मंक हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर, द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, और फिर ये किताब अजय टू योगी आदित्यनाथ, ट्रायोलॉजी कहा जा रहा है इनको। क्या मन में था अजय, जो आपने सोचा कि ये किताब लिखनी चाहिए या इस पहल को करना चाहिए, और अब ट्रायोलॉजी के साथ आप आए हैं? देखिए, मेरा योगी जी पे जो 3 किताबें हैं, योगी ट्रायोलॉजी, इसका जो सफ़र शुरू हुआ उनके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुरू हुआ। मेरी एक किताब आई थी उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में, मतलब उत्तर प्रदेश विकास नहीं हो रहा है, वो विकास की प्रतीक्षा में है। और वो 2017 का इलेक्शन जब चल रहा था, जिसके कारण योगी जी मुख्यमंत्री बने बाद में, उस समय मैं इनको बहुत देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। मेरा मन था इन पर कुछ लिखा जाए, और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वो मुख्यमंत्री बन भी गए, तो मैंने कहा इन पर लिखा जाए। और फिर मैंने 4-5 महीने रिसर्च करी। मैं गोरखपुर रहा काफ़ी समय, मैं उत्तराखंड में रहा जहाँ से मूल रूप से आते हैं, और मैंने देखा मीडिया में, खासकर इंग्लिश मीडिया में, इनके अगेंस्ट में बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी। तो मुझे लगा जो व्यक्ति 19 साल से 5 बार का सांसद है, उसके बारे में सब कुछ नेगेटिव कैसे हो सकता है? दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये आई, शायद ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिस पे विदेशी मीडिया रिपोर्ट करता था। नहीं तो विदेशी मीडिया को भारत के किसी मुख्यमंत्री पर रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रधानमंत्री पर रिपोर्ट करेगा, फॉरेन पॉलिसी पर रिपोर्ट करेगा। तो उन्होंने शुरू करा मिलिटेंट चीफ मिनिस्टर, काउ लविंग चीफ मिनिस्टर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। उसने मेरी थोड़ी सी खड़की कि भाई ये क्या, इनको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? Then I realized कि he is someone very important that even a foreign media is tracking, right? और just a chief minister। और तब मेरी एक तरह से क्वेरी शुरू हुई कि मेरी टीम ने मुझे 300-350 आर्टिकल दिए जो इंग्लिश मीडिया में आए थे, भारत के इंग्लिश मीडिया में, विदेश के इंग्लिश मीडिया में, उसको लेके चला मैं। और जब मैंने देखा इनका जीवन, चाहे इनका संसद काल का जीवन हो, इनका बचपन का जीवन हो, इनका मठ का जीवन हो, वो बिल्कुल अलग योगी आदित्यनाथ मुझे दिखे, इसलिए वहाँ से क्वेरी शुरू हुई। फिर 5 साल बाद जब इनकी सरकार का पहला चरण खत्म हुआ, तो चुनाव से पहले मैंने लिखी द मंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश को देखा है, मैं उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ हूँ। तो वो जो 5 साल का उत्तर प्रदेश था, जो आज का उत्तर प्रदेश है, वो बहुत इतर है। और फिर मैंने जो तीसरी किताब है, ये कॉमिक फॉर्म में, ग्राफिक नॉवल में करी, बच्चों के लिए कि इनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस तरह से पिछले 6 साल में ये तीनों किताबें जनता के बीच में आई और बहुत बहुत पॉपुलर हुई। ये जो किताब है आपने जो कॉमिक फॉर्म में निकाली है, इस किताब के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या विजन था इसको कॉमिक फॉर्म में निकालने के पीछे, शांतनु? और जैसा कि हम देख भी सकते हैं, कई एनिमेटेड पिक्चर्स के थ्रू आपने इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश की है उनकी लाइफस्टाइल को। देखिए, ये किताब है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय सिंह बिष्ट उनका संन्यास से पहले का नाम था। हमारे भारतीय परंपरा में जब आप संन्यास लेते हैं तो आपका अपना खुद का पिंडदान कर देते हैं, आप अपने रिश्ते नातों का पिंडदान कर देते हैं, मतलब अपना पिछला जीवन आपका चला जाता है। अगर आप योगी आदित्यनाथ के कागज़ देखेंगे तो उनके कागज़ों में उनके पिता के नाम की जगह महंत अवैधनाथ लिखा होता है, मतलब उनके गुरु का नाम लिखा होता है। उनके जो बायोलॉजिकल फादर हैं अनंत सिंह बिष्ट, उनका नाम नहीं लिखा होता है। तो अजय जो एक छोटे से गाँव में पैदा हुआ, अजय सिंह बिष्ट, वो योगी आदित्यनाथ कैसे बना, जो
मतलब पूरे देश का एक बड़ा सशक्त मुख्यमंत्री है, एक छोटे से गांव में पैदा होकर, छोटे से स्कूल में पढ़ के। मतलब मैं ये जो पृष्ठ है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये सबको दिखाता हूँ मैं बच्चों को। अगर आप इस पृष्ठ को देखेंगे, पेज नंबर 5 को, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 भाई बहन और माता पिता, मतलब 9 लोग एक 1.5 कमरे के मकान में रहते थे। और जो बाहर आता था उसमें 6 गाय भी बंधी होती थी। तो कई बार बच्चे कहते हैं ना कि कितना अभाव है, पेरेंट की नौकरी भी नहीं है, कार भी छोटी है, स्कूल अच्छा नहीं है। तो कई बार मुझे लगता है वो मानसिकता जो संकोच की होती है छोटेपन में, वो मैं ये बताना चाहता हूँ बच्चों की, इतने छोटे घर में रह के भी एक व्यक्ति 24 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री बन सकता है अगर उसमें हिम्मत है तो। और जो आज के हम तेवर देखते हैं योगी आदित्यनाथ के, जो उत्तर प्रदेश को जिसने मजबूत रखा है, वो मेरे ख्याल से एक दिन का कमाल नहीं है। अगर आप मेरी किताब का पहला पेज देखेंगे तो पहले पेज में क्या हो रहा है, माँ कह रही हैं कि अजय तुम कहाँ हो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। और वो क्या, अपनी गाय की पट्टी करने किसी ने उसको कुछ पत्थर वत्थर से चोट मार दी है, ठीक है, पट्टी कर दी। अब अगले सेंटेंस में कह रहे हैं वो, और 11-12 साल का एक लड़का है, एक टीले पे खड़े होकर कह रहा है कि किसी ने मेरी गायों को अगर कल से बुरी नज़र देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे नहीं लगता 12 साल में मुझ में इतने तेवर थे, या किसी में मैं देखता हूँ कि वो एक ओनरशिप ले रहा है अपने एरिया की, आसपास क्या हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस आते हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि वो अपने आसपास की ओनरशिप ले रहे हैं। वो कॉलेज में जाते हैं तो कुछ भी एक विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन होता है और एक बालक की मृत्यु हो जाती है बीमारी से, उसकी कोई लाश टच करने को नहीं है, ये उसे रैप करते हैं, ऑटो करते हैं, गाँव में छोड़ के आते हैं। एक कैंपेनिंग चल रही है, उनके ग्रुप में एक लड़की है, वो चुनाव लड़ रही है, वो लोग थोड़ा दूर चलेंगे, बस नहीं रुक रही है, और कई बसें चली जाती हैं, अंधेरा हो जाता है, वो अगली बस के आगे आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं टिकट दूंगा सबका। तो इस तरह की जो ओनरशिप है, और एक तरह की जिसको आज लोग मॉरल पुलिसिंग भी कह सकते हैं कि समाज मेरा अच्छे से रहे, मैं पूरे अपने बैच की सेहत की, सुबह सबको उठाऊंगा, सबको भगाते हुए हनुमान मंदिर तक ले जाऊंगा, सबको बैडमिंटन खिलाऊंगा, बैडमिंटन खेलते थे वो। तो वो सब जो है, जो आज मुझे कभी बुलडोज़र में दिखते हैं, कभी नारी सशक्तिकरण में दिखते हैं, तो जो आज का योगी आदित्यनाथ है वो अजय के रूप में भी परिलक्षित होता था। उसको मैंने इस किताब में दिखाना चाहा है, और बच्चों को दिखाना चाहा है, खासकर जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये तो आपने पूरी रिसर्च करी होगी, मुझे लगता है बहुत। आप उनके पिता से भी मिले, उनके गांव भी गए होंगे, आप उनके दोस्तों से मिले होंगे, मगर जब व्यक्तिगत रूप से आप मुख्यमंत्री जी से मिले तो क्या लगा उस वक्त? किस तरह के आपका थॉट प्रोसेस थी कि जो आपने रिसर्च करी या जिस तरह से वो बात करने में लगे? आपको कितना वक्त बिताया आपने उनके साथ, कितना जानने का मौका देखिए, मिला? तीनों किताबों के समय अब तो मैं कई दसियों बार मिल चुका हूँ। मैं हर महीने 2 महीने में मिल लेता हूँ उनसे जाके एक बार, एक शक्ति भी आती है उनसे मिलके। लेकिन हाँ, जो पहली किताब के लिए उन्होंने खासकर अपने सन्यास के जीवन के पहले के जीवन के बारे में तो मुझे कुछ नहीं बताया, और कहते हैं आपको संत से पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जब उसका पिंडदान कर दिया है जिस जीवन का, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो आपने इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, कोई उनके माता जी बहन के बारे में बात करता है तो वो रिफ्लेक्ट करके उस बात को बच के निकल जाते हैं। हाँ, वो अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, वो अपनी सरकार के बारे में, जो सबसे मुखरता से बोलते हैं, उनको सरकार के बारे में कुछ बोल दीजिए, फिर आप उनको चुप कराना मुश्किल है। कोई आप पॉलिसी के बारे में पूछ लीजिए, किस तरह से काम हुआ पूछ लीजिए, उसके बारे में बताया। बाकी तरफ उन्होंने इंगित कर दिया कि मेरा ये वाला जीवन इससे पूछ लो, ये वाला जीवन इससे पूछ लो। तो इसलिए मैंने गोरखपुर में बहुत समय बताया। और जो उनके सन्यास के पहले का जीवन है वो तो मेरे ऊपर था पूरा। मैं बहुत समय उत्तराखंड में रहा, मैं उनकी माता जी से मिला, उनके पिताजी से मिला, और उस समय जो मुझे अजय सिंह मिस्टर योगी आदित्यनाथ पता लगे, वो मेरे लिए बड़ा रोचक भी था और बड़ा प्रेरणादायक भी था। वो कैसे था, जैसे मैं उनके पिताजी से मिला। उनके पिताजी का नाम है आनंद सिंह बिष्ट जी। पिछले साल उनका देहांत हुआ। अच्छी जीवन जिया, 90 साल की आयु थी। वो फॉरेस्ट गार्ड थे और बड़े इनोसेंट से जोक थे उनके। उन्होंने जैसे मुझे कहा कि मैं फॉरेस्ट गार्ड था तो खाकी पहनता था, और उस समय उत्तर प्रदेश में आता था, उत्तराखंड, तो यूपीएफ लिखते थे, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट, और यूपीएफ यूपीपी जैसा दिखता था। तो अजय के दोस्त सोचते थे मैं पुलिस वाला हूँ, और इस बात को जोड़ के वो बहुत जोर से हंसे। उनको लगता था मैं पुलिस वाला हूँ। और फिर उसमें उन्होंने कनेक्ट करा, अब देखिए उत्तराखंड सरकार ने मुझे असली पुलिस वाला दे दिया है, जो उनका गार्ड था। तो मैंने कहा कि अच्छा लगता है आपको गार्ड लेना? कह रहे नहीं, बड़ी आफत है, खुद को संभालो, इसको भी खाना खिलाओ। मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड सरकार से कि ले ले। अब ये इतना मज़ेदार थॉट है ना, हमारे यहाँ तो लोग गनर रखते हैं कि थोड़ा टशन रहेगा, स्टाइल रहेगा, वो कह रहे हैं इस गनर को हटाओ। फिर उन्होंने बहुत सारी बात बताई। जो अंत में उन्होंने बोला ना, वो मेरे ख्याल से आपके दर्शकों को सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि आपने जो मेरा 1.5 कमरे का नीला मकान गांव में देखा है, पंचूर गांव में देखा है, जिसमें गाड़ी भी नहीं जा सकती, आपको आखिरी जो 1 किलोमीटर चल के जाना होता है। आज भी मुख्यमंत्री का परिवार उसी घर में रहता है, उनकी माताजी उसी घर में रहती हैं, छोटे से घर में। वो जो नीला 1.5 कमरे का मकान है, वही मेरी पूरे जीवन की संपत्ति है। फॉरेस्ट में लोगों ने ऊपर नीचे का बहुत पैसा कमाया। सबने देहरादून में बड़े बड़े बंगले बनाए। देहरादून उनके लिए एक दिल्ली जैसा है, उत्तराखंड के लोगों के लिए। सबने बड़े बड़े बंगले बनवाए, लेकिन मेरे लिए वो 1.5 कमरे का मकान मेरा सबसे बड़ा
असेट है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। और फिर वो रुक गए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा जोर से और उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी संपत्ति लेकिन सच में है मेरा ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा। और वो बात मेरे आज भी कान में गूंजती है। उनकी तो मृत्यु हो गई है और मेरे ख्याल से ये गूंजती है उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कि फाइनली उत्तर प्रदेश को एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। और आप किसी भी अपोजिशन के व्यक्ति से पूछेंगे, चाहे वो योगी आदित्यनाथ से इतर रखता हो ना रखता हो, उनसे एग्री करता हो ना करता हो, लेकिन इस बात पे कोई डिसएग्री नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल खालिस जिसे हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड का ईमानदार मुख्यमंत्री है। और उसके बहुत सारे किस्से हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उनकी ईमानदारी जो है वो इस तरह की है उससे ही पूरा उत्तर प्रदेश, उसकी मशीनरी, उसकी पुलिस, उसकी ब्यूरोक्रेसी अलाइन हो चुकी है और वही उत्तर प्रदेश में रिजल्ट भी दे रहा है पिछले 6 साल में। शांतनु, क्या वजह थी आपकी, क्योंकि आप अच्छी खासी कॉर्पोरेट लाइफ आप जी रहे थे स्विट्ज़रलैंड, जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है, तमाम फिल्में बनी हैं स्विट्ज़रलैंड में, देख देख करके लोगों का बड़ा मन करता है, लोग एनवी करते हैं कि हमको भी जाना चाहिए, पैसा इकट्ठा करते हैं। आप अच्छी नौकरी कर रहे थे कॉर्पोरेट कल्चर की, अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर थे आप। क्या रीज़न था कि आप वापस भारत आए और क्या सोचा आपने, क्योंकि कई आपने ऐसे NGOs और कई पहल भी आपने शुरू की हैं, और फिर ये किताब लिखने का क्या मन में था, क्यों आपने ऐसा ड्रास्टिक स्टेप जिसे कहा जाए अपने करियर को लेकर के उठाया? देखिए, मेरी 20-21 साल की उम्र में ही अच्छी नौकरी लग गई थी। मतलब उस समय 30-35 हज़ार रुपये कमाना होता था, फिर वो बढ़ के लाख, 2 लाख, 5 लाख, अच्छी नौकरी जैसे होती है होती रही। मेरा विवाह भी हो गया इस बीच। मेरी वाइफ साउथ इंडियन है, वो तेलंगाना से हैं और हम दोनों स्विट्ज़रलैंड में थे। स्विट्ज़रलैंड एक ड्रीम डेस्टिनेशन है, एक यंग कपल वहाँ पे रहता है, हम लोगों की उम्र 27-28 रही होगी। मैंने अपने सास ससुर, माँ बाप, दोस्तों सबको स्विट्ज़रलैंड घुमा दिया। और जैसे आपने कहा कि स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी पिक्चरें शूट होती हैं, मूवी शूट होती हैं, तो ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। और तब तक मेरी 8-9 साल की नौकरी हो चुकी थी इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरह। इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी में क्रेडिट स्विस में नौकरी करता था, जो बड़ा बैंक है, बल्कि मैं मजाक में कहता भी था मित्रों से कि मेरा स्विस बैंक अकाउंट है, जो हमारा सैलरीड अकाउंट हुआ करता था। लेकिन उस समय लगा जैसे CSR एक्टिविटीज़ होती हैं हर कंपनी में, मैं वीकेंड में जाके करता था और किसी समय पे लगा कि उसमें ज़्यादा एनर्जी है। जो मैं 5 दिन कर रहा हूँ वो तो एक रूटीन है कि सुबह टाई लगा के जाना है और कुछ काम करना है, और जो मैं 2 दिन की वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ किसमें, उसमें ज़्यादा एनर्जी है। उसने मुझे बहुत ज़ोर से शक कर लिया। और एक चीज़ ये होगी और एक चीज़ ये होगी कि जल्दी भौतिक चीज़ें देख ली। मतलब आप यूरोप में जाओ तो मर्सिडीज़ टैक्सी होती है, तो आपको चार्म होता है ना भाई, आप मर्सिडीज़ में बैठ रहे हैं, आप BMW में बैठ रहे हैं, बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़े होटलों में रह रहे हैं, बड़ी जगह घूम रहे हैं, बड़े फोटो डाल रहे हैं लग जाके। तो वो 27-28 साल की उम्र में जल्दी वो सारा चार्म पूरा हो गया। और ये चार्म मेरे ख्याल से जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। अब एक बार आप मर्सिडीज़ में बैठ गए, 2 बार, 10 बार, 20 बार तो खत्म हो गया चार्म ना, फिर तो वो गाड़ी की तरह रह गई कि आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी वो। तो वो चार्म भी खत्म हो गए। और जो सोशल सेक्टर का चार्म था कि आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव क्या ला सकते हैं, आप क्रेडिट स्विस में रह के नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करें और क्रेडिट स्विस को और धनी बनाएं। वो एक है कि आपको लगता है कि अगर आप अक्लमंद हैं, अगर आप स्मार्ट हैं, तो बड़े चैलेंजेस सॉल्व करें, बड़ी सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो इस चैलेंज ने मेरे ख्याल से मुझे सोशल सेक्टर में वापस ले आया। और जब मैं वापस आया तो मैंने बड़े बड़े नॉन प्रॉफिट्स में काम करा, नांदी फाउंडेशन में काम करा, यूनिसेफ में काम करा, UN में काम किया, फिर मैंने CCS एक थिंक टैंक में काम करा। और फिर मुझे लगा कि लेखनी और खासकर पॉलिटिकल लोगों के साथ काम करके आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तब मैं लेखनी की तरफ और राइटिंग की तरफ आया। तो इस तरह से ये पिछले 7-8 साल में जीवन बदला। जी शांतनु, एक और बहुत अहम और ख़ास बात मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने ये जो ट्रायोलॉजी निकाली है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदुत्वता को और कट्टरता को के अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं। ऐसे में क्योंकि जो सब्जेक्ट को आप सपोर्ट कर रहे हैं या जो सब्जेक्ट आप दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपको एक पर्टिकुलर कलर से देखा गया हो और उसमें आपको क्या चैलेंजेस रहे उस विचारधारा या उस सोच से लड़ने में? देखिए, आपने जो ट्रायोलॉजी की बात करी, ये जो ट्रायोलॉजी की दूसरी किताब है, ये ट्रायोलॉजी है, मतलब 3 किताबें। ये जो किताब है द मंक हू ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, मतलब जिसने बदला उत्तर प्रदेश, इसको लेके मैं US गया। इस किताब को लेके मैंने जो 2022 का चुनाव था उसके पहले करीब मैंने 3 हफ्ते का एक बड़ा टूर करा। मैं न्यू जर्सी से लेकर कैलिफोर्निया तक, मतलब ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तक मैंने 30-35 कार्यक्रम करे। एक कार्यक्रम की बात करूँगा जब मैं हार्वर्ड में मैंने कार्यक्रम करा। बॉस्टन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, सब जानते हैं। तो और थोड़ा वामपंथी विचारधारा की यूनिवर्सिटी है, तो बालक भी वैसे ही थे, भारत के बच्चे थे वहाँ पे। उन्होंने प्रश्न पूछा मुझसे कि एक योगी को तो संन्यास लेके पहाड़ों में चला जाना चाहिए, वो राजनीति का आनंद क्यों ले रहे हैं, वाई ही इज़ एन्जॉइंग द फ्रूट्स ऑफ पॉलिटिक्स, एग्जैक्टली क्वेश्चन था उसका।
तो पहले तो मैंने वो उत्तर दिया जो इस तरह के प्रश्न पे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भाई मठ से मेरे पास एक लीवर था काम करने का, एक कैनवस था। अब राजनीति मुझे एक बड़ा कैनवस देती है, सीएम बनना मुझे एक बड़ा कैनवस देती है सामाजिक कार्य करने का। मेरे लिए वो कोई आनंद या फ्रूट्स ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, मेरे लिए वो सामाजिक काम करने का एक जरिया है। मेरा जो दूसरा उत्तर था, मैंने कहा कि आप लोग हार्वर्ड में पढ़ते हैं, आप लोग कैनेडी स्कूल में पढ़ते हैं, हार्वर्ड का बड़ा पॉलिसी का स्कूल है, आप वहाँ पे पॉलिसी बनाना सीखते हैं, जस्टिस सीखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सीखते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सीखते हैं, इलेक्शन कैंपेन सीखते हैं। क्या कोई ऐसी विधा है जिससे एक सेल्फलेस, एक ईमानदार पॉलिटिशियन बनाया जा सके? ऐसा हार्वर्ड में सिखाया जाता है क्या? उन्होंने कहा नहीं, अगर कोई ईमानदार नहीं होगा तो लॉ एंड ऑर्डर उसका टेक केयर करेगा। मैंने कहा नहीं, वो तो बाद में होगा अगर वो करप्शन कर देगा, लेकिन ऐसी क्या फैक्ट्री है जो एक ईमानदार, सेल्फलेस, डेडिकेटेड पॉलिटिशियन क्रिएट करे? तो कोई मुझे उत्तर मिला नहीं कन्विंसिंग। मैंने कहा मेरे पास दो आंसर है, मेरे भारत में एग्जाम्पल भी हैं। या तो उसके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे किसी संस्था की बड़ी ट्रेनिंग हो। आपको मैं एक दिन की वर्कशॉप में या एक साल के कोर्स में ईमानदारी नहीं सिखा सकता, आपको लंबा जीवन जीना पड़ेगा। तो या तो आपने संघ का जीवन जिया, नरेंद्र मोदी ने जिया 20 साल तक, आपको किसी को पता था, आप पत्रकार में आपको पता था नरेंद्र मोदी कौन है, जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन गए या पार्टी में पोजीशन नहीं ले ली। तो उन्होंने एक बहुत मेहनत का जीवन जिया, भारत को देखा, जाना, तब उस सेल्फनेस के साथ फिर वो सीएम बने और फिर वो प्राइम मिनिस्टर बने, और हमने देख रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा अपना उनका कार्य चल रहा है। या फिर एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का पिंडदान कर दिया हो, अपने पुराने जीवन का, और एक बहुत कठोर संन्यास परंपरा जी हो, वो जब मुख्यमंत्री बनता है तो वो जिस सेल्फनेस और डेडिकेशन के साथ आ रहा है वो आप हार्वर्ड में नहीं पैदा कर सकते। तो इस तरह की फैक्ट्रीज भारत में तो हैं। तो जो उन्होंने मुझे पेंट करना चाहा कि आप तो एक भगवा व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा उससे यही उत्तर था कि वो भगवा होना मेरे लिए तो एसेट है, मेरे देश के तो एसेट है। और मैंने फिर काउंटर भी कहा कि वहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो चर्च के लोग हैं जो या तो सेनेटर हैं या वहाँ की पार्लियामेंट में हैं। यूके पार्लियामेंट की जो अपर हाउस है, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, वहाँ पर 23 पोजीशन रिजर्व्ड हैं चर्च के पादरियों के लिए। अब ये सारा जो ठीक रहा है कि हमारे नाम पे ही फोड़ना है क्या? हमारे तो देख रहे हैं गवर्नेंस अच्छी कर रहा है, नहीं कर रहा। और मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, मैंने कहा कि बताइए कि हार्वर्ड में कैसे पैदा हो सकता है, आपको दर्शकों को आनंद आएगा वो सुन के। पहला एग्जाम्पल जो मेरे एक वीडियो में वायरल भी हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। पहली फाइल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने 2017 में, पहली फाइल उनके पास आई कि आपके लिए कौन सी कार खरीदी जाए। तो उन्होंने कहा भाई कार क्यों खरीदनी है, पिछला मुख्यमंत्री कार रही होगी, उसको यूज़ कर लेंगे। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशन है, नया मुख्यमंत्री मतलब नई गाड़ी। मायावती आई, उन्होंने हमसे 1 करोड़ की लैंड क्रूजर खरीदवाई। फिर अखिलेश यादव आए, उन्होंने हमें 7 करोड़ की 2 मर्सिडीज बेंज की एसयूवी दिलवाई। तो उन्होंने कहा उन कारों को मैं इस्तेमाल कर लूँगा। उन्होंने कहा नहीं सर, उत्तर प्रदेश में परिपाटी है कि नया मुख्यमंत्री मतलब नई कार। अब ऐसे वो अड़ गए ऑफिसर भी, तो इनको थोड़ा सा ये क्रोधित हो जाते हैं, ऐसी चीज़ को चीज़ देते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर आपको पैसा खर्च करने का बहुत ही मन कर रहा है, किसी ने आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करवाए, किसी ने आपको 7 करोड़ रुपए खर्च करवाए, आप ऐसा करिए अपनी जेब से ही, सरकार के खर्चे से अपनी जेब से 250 रुपये खर्च करिए, एक भगवा कलर का सैफरन कलर का टावल खरीद के लेके आइए, तौलिया खरीद के लेके आइए और मेरी कुर्सी पर लगवा दीजिए मेरी कार की, जिससे मुझे भगवा एक त्याग का रंग है, जो मुझे ये याद दिलाता रहे कि ये कुर्सी मैंने अपने लिए कार खरीदने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, जिससे मेरी जनता प्रॉस्पर हो और वो कार खरीद पाए, इसलिए मैं इस पर आया हूँ। अब ये हार्वर्ड की ट्रेनिंग से नहीं आएगा, ये एक लंबी सेल्फलेस ट्रेनिंग से आएगा। किसको नहीं मजा आएगा कि अरे मैं मुख्यमंत्री बनाऊँ, चलो नई कार में आता हूँ। दूसरा केस बताता हूँ, उन्होंने अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा कि भाई वो तो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर नहीं रहे थे लंबे समय में, कभी जब वो एमपी भी थे तो मिनिस्टर पोजीशन नहीं थी, तो उन्होंने बजट पढ़ने शुरू कर दी समता जी। उन्होंने पिछले 10 साल के बजट पढ़े और उन बजट में एक लाइन को बार बार नोट करा, उनको थोड़ी सी खड़की वो लाइन कि ये क्या लाइन है। वो थी इनकम टैक्स पेमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूपी। ऐसी 1 बार 2 बार हर साल में उन्होंने अपने फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया। उन्होंने कहा सर वीपी सिंह आपको याद है? कहा बिल्कुल, प्रधानमंत्री रहे देश के, वो मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। उनके समय में ऐसी कुछ सोच है कि हमारे मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो गरीब हैं और उनका टैक्स उत्तर प्रदेश सरकार देगी। अब इस बात को उनको क्रोध आया, भाई मेरा जो 4th क्लास का एम्प्लॉई है वो टैक्स भरता है, मेरे चीफ सेक्रेटरी टैक्स भरते हैं, तो क्या मैं टैक्स पे नहीं कर सकता? मेरे मंत्री टैक्स नहीं पे कर सकते? तो उन्होंने जो 40 साल से चला आ रहा ये जो उटपटांगी कहूँगा मैं इसको, लॉ था कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों का और अपने मुख्यमंत्री का टैक्स पे करेगी, एक लाइन में हटा दिया। किसको नहीं मज़ा आएगा कि मैं आपकी अगर ऑफिस में कह दूँ जागरण में कि आपकी सैलरी टैक्स फ्री है, लेकिन भाई आपको अपने देश में कंट्रीब्यूट करना है ना। तो इस तरह की चीज़ें केवल आप एक संत से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेल्फलेस है वो। केवल वो कहते हैं कि मैं आज नहीं हूँ तो मैं मठ वापस चला जाऊँगा, मैं फिर समाज सेवा मठ के थ्रू करूँगा। उनके भाई बहन का आपको नाम भी नहीं पता होगा, कौन है, कहाँ रहते हैं, कितने हैं, मैंने तो डॉक्यूमेंट करा है उनको छोड़ के 7 भाई बहन और हैं। तो वो जो सेल्फलेस जीवन है, जो वो डेडिकेशन का जीवन है, जो आनंद सिंह बिष्ट ने कहा था मेरा एक ईमानदार मुख्यमंत्री बेटा, तो वो जो नरेशन है वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश को जो उससे जो फ़ायदा मिल रहा है वो बड़ी स्टोरी है मेरे ख्याल से। अच्छा, आपने भगवा रंग की जो बात करी है जी, सो कई बार
जैसे मैंने बात बोला भी, कट्टरता से जोड़ा जाता है, डरते हैं लोग उस रंग से कि अच्छा, और भगवा का मतलब अलग अलग अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है। तो आपकी इस किताब में, जो आपकी ट्रायोलॉजी हैं, जो किताबें हैं आपकी, उसमें इस जो भगवा विचारधारा को लेकर के कुछ कहा गया है ऐसा कि जिससे ये जो नैरेटिव है उसको आप काउंटर करना चाहें? देखिए, मेरी किताब में पहली किताब में काफ़ी डिटेल में है। एक पूरा है मुस्लिम्स एंड योगी आदित्यनाथ, है ना, जो बिल्कुल लेट्स, ऐसे कहते हैं ना, लेट्स हैंडल द एलिफेंट इन द रूम, क्यों उसको टॉपिक पर बात क्यों ना करें। अगर आप गोरखपुर में जाएंगे तो हर मठ मंदिर के बाहर बहुत सारी दुकानें होती हैं ना, ऐसे कुछ सामान मिलता है, कुछ खिलौने मिलते हैं, खाने की चीज़ होती है। करीब 150 ऐसी दुकानें हैं जिसमें से आधी दुकानें वहाँ मुसलमानों को दे रखी हैं और मुसलमान उस दुकानों को चलाते हैं। उनके जो टेम्पल प्रांगण है, जो पूरा मठ का प्रांगण है, उसका जो चीफ कॉन्ट्रैक्टर है वो एक मुस्लिम व्यक्ति है। उनके बहुत सारे कॉलेज हैं, कुछ कुछ गोरखपुर में, कुछ गोरखपुर के बाहर है। एक कॉलेज है, उसका डीन एक मुस्लिम व्यक्ति है। तो कई बार ये जब बातें नहीं पता होती हैं तो एक आदमी एक परसेप्शन बना लेता है कुछ स्पीचेस या कुछ बातों के हिसाब से। तो पहली तो बात मैं ये रखना चाहूँगा। फिर जो दूसरी किताब है जिसमें उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात करी गई है, जो उन्होंने सड़कें बनवाई, जो उन्होंने एयरपोर्ट्स बनवाए, जो उन्होंने शिक्षा में काम करा, ऐसी 40 ऐसी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 14-15 हुआ करता था, अब नंबर 2 पे है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, अब उत्तर प्रदेश बात करता है कि हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाऊंगा, तो योगी आदित्यनाथ ठोक के कहते हैं तो मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा और मैं 1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश से दूंगा। ऐसी बातें उत्तर प्रदेश में नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश केवल एक चीज़ का सोर्स था कि वो बॉलीवुड की पिक्चरों में कैसे गुंडागर्दी के किस्से उसमें आप प्लांट कर सकें, और गुंडागर्दी की प्रेरणा देने वाला प्रदेश हुआ करता था। मैंने बल्कि जो मेरी सेकंड किताब है उत्तर प्रदेश ये दमंग को ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, उसका जो टैग लाइन है वो यही है कि उत्तर प्रदेश को जो टैग लाइन थी कि यूपी का भैया एक गाली होती थी, और आज वो बैज ऑफ ऑनर है। अगर आज मैं कहता हूँ, मैं जब महाराष्ट्र में जाता हूँ, तमिलनाडु में जाता हूँ, तो मैं यूपी का भैया हूँ, लेकिन मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का भैया हूँ। नहीं तो पहले उसको एक गाली की तरह, एक अब्यूज़ की तरह यूज़ करा जाता था। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक भगवा साधु ही लेके आया है, क्योंकि वो निष्काम भावना से काम कर रहा है। वो जब सड़क बनाता है तो किसी हिंदू मुस्लिम के लिए सड़क नहीं बनाता। जब वो स्कीम देता है, जब वो करोड़ों घर देता है या करोड़ों टॉयलेट देता है, करोड़ों लोगों को राशन देता है, तो हिंदू मुस्लिम को देख के नहीं देता है। बल्कि अभी जो सर्वे आया है कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार के हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की सरकार के हों, मुस्लिम लोग हैं, क्योंकि उनके तबके में विकास कम हुआ है। बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों के नाम का वोट तो लिया, लेकिन उनका विकास नहीं करा, उनको जानबूझ के नीचे रखा, जिससे वो बस वोट बैंक रखें। अब वो सारी स्कीमें उनके पास जा रही हैं। तो अब एक मुस्लिम व्यक्ति से आप जाके बात करिए, उसको टॉयलेट भी मिली है, उसको राशन भी मिला है, उसको घर भी मिला है, वो एक्सप्रेसवे में भी जाता है, और वो लॉ एंड ऑर्डर का भी आनंद ले रहा है। देखिए, जब दंगा होता है तो हिंदू की दुकानें जलती हैं और मुसलमान की दुकानें जलती हैं। जब 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है, तो उससे धंधा अच्छा चलता है, उससे व्यवसाय अच्छा चलता है, लोगों का नौकरी पेशा अच्छा चलता है। अगर लाइट अगर आती है 24 घंटे उत्तर प्रदेश में, आज तो सबके लिए उत्तर प्रदेश में लाइट आती है। अगर आज लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में अच्छा है, आप रात में किसी की बहू बेटी बिल्कुल खुले जा सकती है, तो वो मुस्लिम की भी जा सकती है, हिंदू की भी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो राजनीति है, जो आप ये प्रश्न भी पूछ रही है ना, ये हम कंडीशन हो गए हैं पूछने के लिए कि आप उस जाति के लिए क्या कर रहे हैं, उस मुसलमान के लिए क्या कर रहे हैं, उस हिंदू के लिए क्या कर रहे हैं, उस ब्राह्मण, हम ये प्रश्न ही हमें, मेरे ख्याल से हमें नेताओं ने ट्रेन कर दिया है क्वेश्चन पूछने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। आप ये पूछिए ना, आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। आप हिंदू मुस्लिम में प्रश्न ही क्यों पूछ रही हैं? वो हम ट्रेन हो चुके हैं। तो इस मेरे ख्याल से मानसिकता से बाहर निकल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। अब हर आदमी उत्तर प्रदेश को ओन कर रहा है। अगर अब एक चाइना से फैक्ट्री सैमसंग की बंद होती है और वो नोएडा में आती है, तो हर आदमी प्राइड लेता है। अब फिल्म सिटी अब जो हिंदी पिक्चरें बनाती है, अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं हिंदी पिक्चरें हिंदी लैंड में बननी चाहिए, वो मराठी लैंड में क्यों बन रही है। अब जब यहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है, और इस समय कम से कम 100 से 150 पिक्चरें उत्तर प्रदेश में शूट होती हैं आज, और जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों का फायदा होता है, उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू आता है, उत्तर प्रदेश में नौकरियां मिलती हैं, उत्तर प्रदेश का टूरिज्म बढ़ता है, तो उससे हिंदू मुस्लिम सबको फायदा होता है। मेरे ख्याल से हम इस लेंस को अब छोड़ना पड़ेगा कि ये हिंदू की सरकार है कि मुस्लिम की सरकार है, ब्राह्मण की सरकार है, जाट की सरकार है। ये उस देश के उस प्रदेश के लोगों की, उस देश के लोगों की सरकार है। उसका जीवन अगर उन 6 साल में 5 साल में सुधरा है, तब मेरे ख्याल से वो वोट करेगा। अब मेरे ख्याल से ये जो नया वोट बैंक क्रिएट करा है, मुझे लगता है कांग्रेस ने एक बड़ी आसान राजनीति बना ली थी कि हिंदुओं को बांट दो जातियों में और उनका वोट लो, और मुसलमानों को डरा के रखो कि हिंदू आपको डरा देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, और उनको उनको एक अलग वोट बैंक बना लो। ये बड़ी आसान सी राजनीति थी।
नरेंद्र मोदी ने आके, योगी आदित्यनाथ ने आके उस राजनीति को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने एक नया वोट बैंक डेवलप किया है जिसको मैं कहूँगा बेनिफिशियरी वोट बैंक, लाभार्थी वोट बैंक। मैं इसलिए नहीं वोट करूँगा कि मैं हिंदू हूँ, जाट हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं इसलिए वोट करूँगा क्योंकि मेरी सड़क अच्छी हो गई, मैं इसलिए वोट करूँगा क्योंकि बिजली ज़्यादा आती है, मैं इसलिए वोट करूँगा क्योंकि ग्रेटर नोएडा में रात को जाने में डर लगता था हम सबको आज से 6 साल पहले। अब कोई भी बिल्कुल खुले होकर जा सकता है। ग्रेटर नोएडा की ज़मीन के प्राइसेस बढ़ गए हैं क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी आ गई है। तो जब आप मुद्दों पे वोट करने लगें और आप लाभार्थी होकर वोट करें तो मेरे ख्याल से वो एक सच्ची सरकार है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे ख्याल से ये हिंदू मुस्लिम के प्रश्न से बड़ा प्रश्न है। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप शांतनु, तो मुझे याद आता है क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो सीतापुर में मेरी ननिहाल है। तो जब हम गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाया करते थे तो मात्र 8 घंटे के लिए बिजली आती थी। वो हाथ वाला पंखा, ये कॉमन था। हम मुरादाबाद रामपुर के रहने वाले हैं, मेरी माता जी, तो ये एक्शन था। वो याद है, वो बुने हुए आते थे पहले, वो टाट के बुने हुए, वो सबके घरों में होते थे और हर व्यक्ति के लिए होता था। अगर 8 लोग हैं घर में तो 8 पंखे होते थे घर में और जगह होती थी पंखे रखने की, और आप उठा के वो पंखे झलते थे। वो कॉमन था। आप बैग में रख के ले जाते थे अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो। तो ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और एक और चीज़ थी कि जो रेलवे स्टेशन लखनऊ का जिस तरह से यहाँ तक कि मैं भी हाल फिलहाल में वाराणसी भी गई थी, बनारस गई थी, तो वहाँ पर भी रेलवे स्टेशन देखा बहुत अच्छा, साफ सुथरा, क्योंकि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, क्योंकि बनारस में काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहा रेलवे स्टेशन का। शांतनु, एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल जिसमें योगी आदित्यनाथ रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये वीडियो है 2007 का। सपा की सरकार थी और वो विवाद कुछ हिंदू मुस्लिम दंगों का विवाद था। वो एक पर्सनालिटी थी जो कि संसद में वो रो रहे थे, उनके वो बात नहीं कर पा रहे थे। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे और वो बैठे जी, याद बिल्कुल। है, मैंने किताब में, अपनी पहली किताब में पूरे विस्तार में लिखा भी, मैं बताता हूँ। वो पर्सनालिटी योगी आदित्यनाथ की और आज की पर्सनालिटी में ये क्या अंतर, कैसा अंतर आप देखते हैं? ये कॉन्फिडेंस जो ट्रांजिशन आया है, एक कॉन्फिडेंस आया है, उसको ये मैं कैसे कहूँगा, describe इसको हम करेंगे? कहते हैं बैटल हार्ड, कि आप लड़ के सीख जाते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने 22 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। एक लड़का जो पैंट कमीज पहनता था, गॉगल पहनता था, बैंडाना लगाता था, उसके भी लड़के लड़की मित्र थे। ग्रुप जैसा एक 1991-92 में कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कोटद्वार में हुआ था। आपने बताया आपका भी कुछ कोटद्वार से नाता है, तो वैसा एक बालक था। और जब वो महंत अवैधनाथ के संपर्क में आए तो उनको देश प्रेम की एक अलग और जागी, राम मंदिर मूवमेंट की अलग जागी। उन्होंने कहा कि मैं संन्यास लूँगा और मैं देश के लिए काम करूँगा, केवल अपने लिए काम नहीं करूँगा। 22 साल में वो संन्यास ले लेते हैं 1994 में, और 4 साल बाद ही 1998 में महंत अवैधनाथ उनको अपनी राजनीतिक गद्दी भी दे देते हैं। और उनसे जब अडवाणी जी आते हैं कि आपको इस सीट हमके लिए जीत के देनी है, तो महंत अवैधनाथ कहते हैं कि मैं सीट तो जीत के दूंगा, लेकिन मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, इस बार योगी आदित्यनाथ मेरी तरह चुनाव लड़ूंगा। योगी आदित्यनाथ एक गहरे से 26 साल के, उनकी वो शपथ भी वायरल हो रही है जिन्होंने संस्कृत में ली थी पहली बार। 26 साल में पतले से बिल्कुल पगड़ी लगा के रहते थे, उन्होंने शपथ ली थी। तो 98 में पहली बार बने, फिर 99 में फिर से आपको पता है चुनाव हुआ, 99 में फिर जीते वो, 2004 में जीते, 9 में जीते, 14 में जीते, तो 5 बार के वो सांसद बने। और जब वो संसद की बारीकियां सीख रहे हैं तो उनके सीनियर्स कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन जी, राजनाथ जी, उनसे वो अपनी राजनीति सीख रहे हैं। और उधर महंत अवैधनाथ है जो खुद भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं लंबे समय, और उनसे वो धर्म भी सीख रहे हैं, देश भी सीख रहे हैं, संस्कृति भी सीख रहे हैं। उनके यहाँ वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। गोरखपुर एक गैंग्स ऑफ वासीपुर एक अपने आप में गोरखपुर था, वहाँ पे बड़ी तरह के दंगे थे। बगल में आजमगढ़ है। आप देश में कोई भी बड़ा दंगा हो जाए तो एक शार्प शूटर, एक बम बनाने वाला आपको आजमगढ़ से मिलेगा। तो उस परिस्थिति से योगी आदित्यनाथ निकल रहे हैं। 2007 का जो किस्सा आपने बताया, 2007 में क्या हो रहा है? और एक बात और मजे की है, योगी आदित्यनाथ जब बड़े हो रहे हैं पॉलिटिकली, तो सरकारें किसकी हैं उत्तर प्रदेश में? मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की, मायावती की, जो विंडिक्टिव सरकारें हैं, जो एक बदला लेने वाली सरकारें हैं। मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप एमपी होके भी अपने क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पे भी कुछ हमला हो जाए तो आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो एसपी आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रिपोर्ट नहीं लिखेगा। तो उनके कई वीडियो भी हैं कि भाई आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, सांसद की रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो आप आम आदमी की क्या रिपोर्ट लिखेंगे? तो कुछ विवाद हो जाता है और वो अपने व्यक्ति की या जिसका वो पैरवी कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखवा पा रहे हैं। उन पे खुद पे अटैक हो रहे हैं। उन पे अटैक हो गया। एक बार उनका कैवलकेट जा रहा था 12-13 गाड़ियों का, वो आजमगढ़ जा रहे थे, बीच की 2 गाड़ियों को उड़ा दिया गया। वो तो योगी आदित्यनाथ ने बड़ी चतुरता से गाड़ी चेंज कर ली और वो गाड़ी में नहीं थे जो गाड़ी उड़ा दी गई, नहीं तो आज योगी आदित्यनाथ शायद हमारे बीच नहीं भी होते। ये सब हुआ उनके पास। तो इस सब परिस्थिति में जब वो पहुंचे भी, और इस सब के बाद जब वो पुलिस जा रहे हैं तो पुलिस भी नहीं सुन रही। देखिए, अगर मैं आपके साथ कुछ बुरा करता हूं तो आप क्या करेंगी? आप पुलिस पे जाएंगी, और पुलिस आपकी नहीं सुनेगी तो आप क्या करेंगी?
तो आपको लॉ एंड ऑर्डर या तो अपने हाथ में लेना पड़ेगा, या आप उदास हो जाएंगी, या आप सुसाइड कर लेंगी, या भाग जाएंगी, उस सिचुएशन से भाग जाएंगी। यही तो कर सकते हैं आप, नहीं तो पुलिस ही तो बची आपके पास। अब जब पुलिस ही आपका साथ नहीं देगी, सरकार ही आपके साथ नहीं देगी, तो वो जो एक खींच थी, वो एक जो कि मैं सांसद हूँ, मैं अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, मुझे इतना समय हो गया, मैं तीसरी बार का सांसद हूँ, बड़े मत से जीत के आया हूँ, और मेरी कोई गारंटी नहीं है, मेरे जीवन की गारंटी नहीं है, मेरी गाड़ियाँ उड़ा दी जा रही हैं, मुझे पुलिस में कंप्लेंट नहीं। तो वो जो खिजावट थी मेरे ख्याल से, वो एक तरह से एक भावुक होकर निकली, और उसने उनको बैटल हार्ड भी कर। और फिर वो जब दोबारा चुनाव जीत के आया, और वो कौन से चुनाव जीत रहे हैं, 2004 और 2009 के चुनाव जीत रहे हैं, जब भाजपा डाउन थी, जब भाजपा पूरे देश में हार रही थी, तो योगी आदित्यनाथ एक्सपोनेंशियल मार्जिन से जीत रहे थे। और उसने जो बैटल हार्ड किया उन्होंने और साथ में वो गोरखपुर में कम से कम 40-42 इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। वो वहाँ नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, वो हॉस्पिटल चला रहे हैं, वो धर्मशाला चला रहे हैं, वो नर्सिंग कॉलेज चला रहे हैं, वो स्कूल चला रहे हैं, बड़े स्कूल, 5000 बच्चों का स्कूल, 6000 बच्चों का कॉलेज चला रहे हैं। वो उनकी एक ट्रेनिंग हो रही है। रोज वो 300-400 लोगों का जनता दरबार लगा रहे हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि एक बार मैं गया और एक मुस्लिम व्यक्ति, जो मुझे विजिबली पता लग रहा था, उन्होंने स्कल कैप लगा रखी थी, दाढ़ी वाड़ी थी, तो पता लग रहा था। मैंने कहा चाचा क्या है हाथ में, तो उनके हाथ में एक लेटर था। तो बोले बड़े जोर से, मुख्यमंत्री नहीं थे तब योगी आदित्यनाथ, ये बाबा की जादुई चिट्ठी है, अगर ये चिट्ठी हाथ में है तो डीएम काम करेगा ही करेगा, चाहे नेताजी की सरकार हो, चाहे बहन जी की सरकार हो। नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव, बहन जी मतलब मायावती। मतलब उनका इतना दबदबा था कि अगर उन्होंने चिट्ठी लिख दी तो डीएम को काम करना पड़ेगा, सीडीओ काम करना पड़ेगा, एसपी को कंप्लेंट लिखनी पड़ेगी। तो मतलब जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो ऐसे 300 लोगों से साथ 400 लोगों से वो रोज मिल रहे हैं, और केवल गोरखपुर के नहीं, पूरे पूर्वांचल के लोगों से मिल रहे हैं। संसद में उनकी अटेंडेंस है 80%, 90%। मैं जब रिसर्च करने गया तो मुझे लाइब्रेरियन ने बताया संसद के, कि जैसी संसद अगर एडजर्न हो जाती थी, तो ना तो वो कैंटीन में जाते थे, ना वो सेंट्रल हॉल में बैठ के गॉसिप करते थे, ना वो घर वापस जाते थे, वो लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ते थे। तो जो संसद में उनकी अटेंडेंस 80%, 90% है, संसद में वो प्रश्न पूछ रहे हैं, मोदी सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं अपने क्षेत्र के बारे में, कि मेरे यहाँ एम्स कब आएगा, फर्टिलाइजर फैक्ट्री कब आएगी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कब आएगा, वो पूछ रहे हैं। मतलब एक इन्वॉल्व सांसद है संसद में भी, एक इन्वॉल्व सांसद है अपने क्षेत्र में भी, और वो 300-400 लोगों से रोज मिल रहा है, उनकी समस्याएं सुन रहा है। ऐसा वो 20 साल से कर रहा है। तो ये सब ट्रेनिंग के साथ जब व्यक्ति मुख्यमंत्री ऑफिस पहुंचता है, और उसकी एक अपनी धार्मिक ट्रेनिंग है, उसकी एक अपनी तपस्या की ट्रेनिंग है, तो वो सब पहुंचता है, तो उत्तर प्रदेश के लिए तो एक बड़ा भाग्यशाली मूवमेंट है कि ऐसा व्यक्ति जो ट्रेंड है हर तरह से, वो उत्तर प्रदेश की बागडोर उसके हाथ में है। जी शांतनु, मुझे लगता है कि जो मेरे सवाल हैं उनका बहुत बिल्कुल बेबाकी से आप उसका सारे जवाब दे रहे हैं। एक लास्ट सवाल इस शो में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने रामायण स्कूल की शुरुआत करी। ये रामायण स्कूल क्या है, और इसका विजन क्या है, और इसको शुरुआत करने के पीछे आपके विचार, आपकी सोच क्या थी? देखिए, मेरे 2 बच्चे हैं। एक 10 साल का बालक है मेरा अभिराम, और मेरी 5 साल की बेटी है नक्षत्रा, और वो दोनों होम स्कूल्ड है। मैं उनको घर पर ही, मैं और मेरी पत्नी उनकी शिक्षा दीक्षा करते हैं। हमारा बहुत सारा घूमते हैं, वो म्यूज़िक सीखते हैं, वायलिन सीखते हैं, चेस सीखते हैं, संस्कृत सीखते हैं। तो उसमें मेरी 4-5 साल पहले ऐसी रुचि बनी कि बच्चों को रामायण कैसे पढ़ाई जाए। शायद जो रामानंद सागर जी की रामायण आती है, उसकी हिंदी थोड़ी भारी है अभी उनके लिए, और वो मुरारी बापू की कथा भी नहीं सुनेंगे, उतनी रुचि नहीं आएगी उनको, है ना। या तो वो थोड़ी कॉमिक्स पढ़ लेंगे, जैसे अमरचित कथा की कॉमिक्स पढ़ लेंगे, लेकिन उनको रुचि कैसे बनाई जाए। तो मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट करा जिसमें पजल्स थी। मैं देखता था कि मेरा बालक और क्या करता है, वो गेम्स कौन से खेलता है, वो कौन सी कॉमिक्स पढ़ता है, वो किस तरह के पजल सॉल्व करता है। तो उसी फॉर्मेट में जो आजकल के बच्चे पसंद कर रहे हैं, उस फॉर्मेट में मैं वाल्मीकि रामायण को बिना डाइल्यूट करे क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया, पहले अपने बालक के लिए, फिर उसके दोस्तों के साथ उसको ट्रांसलेट करा, और फिर कोरोना के समय थोड़ा पहले से मैंने और बच्चों को ऑफर करना शुरू करा ऑनलाइन, और वो देखते देखते एक पूरा इंस्टीट्यूशन बन गया। फिर हम चार्ज करके पैसे लेके पूरी टीम बना के उसको हम ऑफर करने लगे, 5 दिन का 6 दिन का कोर्स, जिसमें हम बाल कांड से लेकर युद्ध कांड तक पूरी रामायण को ट्रांसलेट करते थे। उसमें लीडरशिप लेसन्स लोगों को बताते थे, उसमें रियल लाइफ केसेस बताते थे, उसमें पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, जिक्सॉ पजल्स, उसमें पपेट्स बनवाते थे। यूट्यूब में बच्चों की पपेट शोज लगाते थे रामायण के अराउंड, और ये देखते थे कि डेली जीवन में आप रामायण से क्या सीख सकते हैं, आप हनुमान जी से सीख क्या सकते हैं, आप भरत से क्या सीख सकते हैं, आप दशरथ से क्या सीख सकते हैं, कौशल्या माता से क्या सीख सकते हैं, या रावण से आप क्या नहीं सीख सकते हैं, कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या सीख सकते हैं। तो वो जब एक विधा बनी, तो मैं अब माता सरस्वती की कृपा से करीब 10,000 बच्चों को 22 देशों में रामायण पढ़ा चुका हूँ। पेंगुइन से मेरी एक बड़ी किताब रामायण पे आ रही है। तो जो एक मेरे घर में शुरू हुआ अपने बालक को रामायण पढ़ाने से लेकर, वो एक बड़ी विधा बन चुकी है। अब उसे हम रामायण स्कूल और वैदिक IQ के नाम से, उसमें इस तरह के जो भारतीय परंपरा और संस्कृति जो सीखा जा सकता है, एक तो है उसका पठन पाठन, एक तो उसकी रोचकता है,
रोचकता के बियॉन्ड उसमें हम उससे कुछ सीख सकते हैं क्या? डेली लाइफ लेसन, स्ट्रेस के जो ज़िंदगी है उससे हम रामायण से क्या सीख सकते हैं? वो जो सीखने वाली परंपरा है उसको मैंने रामायण स्कूल में डाला है और उसमें मैं किताबों के थ्रू, कोर्सेज़ के थ्रू देश विदेश में जो भारतीय हैं, जो नॉन भारतीय भी हैं, उनके बीच लेके जा रहा हूँ। आने वाले समय में आपकी और कौन सी किताबें आने वाली हैं? देखिए, मैं 3-4 किताबों पे काम कर रहा हूँ। एक तो मेरी रामायण की किताब है जो पेंगुइन से आने वाली है, जिसमें मैं रामायण को केस स्टडी में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उसमें बहुत सारे केसेस होंगे और वो मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी तक आ जाएगी। उसका कवर शायद हम दिवाली पे लॉन्च कर दें। एक मैं नरेंद्र मोदी के 10 साल पे कुछ लिखना चाह रहा हूँ कि 10 साल में एक व्यक्ति का जीवन एक केस स्टडी की तरह कैसे बदला। उस पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ और वो मैं जब चुनाव आएंगे मेरे ख्याल से अप्रैल में मैं उसके पहले लॉन्च करने की कोशिश करूँगा। तो 2 किताबों पे मेरा बड़ा काम चल रहा है अभी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी किताबों के लिए और आने वाले वक्त में जो भी हमें पाठकों को पढ़ने को मिलेगा और ख़ासकर ये जो पहल है आपकी द रामायण स्कूल, मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है ये, शिक्षित करने के लिए उन तमाम लोगों को जो कनेक्ट करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को हमारे कल्चर से, हमारी रूट से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शांतनु। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। फिलहाल आज मंथन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।